जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज सम्राट अशोक जी की जयंती है और इसी अवसर पर उनसे जुड़ी कुछ अहम जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे कि जो मिथ ऑलरेडी फैले हुए हैं सम्राट अशोक के बारे में वो थोड़े कम हो सकें और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, है ना। बीच में से देख के मत भागा करो, या तो फिर वीडियो देखा ही मत करो, और जब देखते हो तो फिर पूरा देखा करो। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो देखने के बाद बाकी के जो वीडियोस बनाए हैं मैंने, तकरीबन 150-200 वीडियोस डले हुए हैं चैनल के ऊपर, उनको भी जाकर देखिए, वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। अगर बहुजन साहित्य की आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली आर्थिक सहायता हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम बहुजन साहित्य के यूनिवर्स को और एक्सपांड कर पाए। आगे बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं जो कि अभी तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं की गई हैं। उसके लिए हमें फंड की जरूरत है, और अगर आप लोग सहायता करेंगे हमारी तो हम जल्दी ही उन सारी चीजों को लाइव आपके सामने लेकर आ पाएंगे। पहले तो आप सभी को सम्राट अशोक जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आप उनके जीवन से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। आज की इस चर्चा में हम दो किताबों का सहारा लेंगे, एक है इतिहास का मुआयना और एक है सम्राट अशोक का सच्चा इतिहास। दोनों ही किताबें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर ने लिखी हैं और दोनों ही बहुत बेहतरीन किताबें हैं। दोनों ही किताबों का रिव्यू किया जा चुका है, उसके लिए आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिए। दोनों ही किताबें आपको अमेजोन पर भी मिल जाएंगी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक किताब पेपरबैक, इसे आप पढ़ सकते हैं, और एक आपको ई बुक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको पे करना रहता है, तो अमेजोन से आप उसे परचेज कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर लिखते हैं, अभी तक जो भी इतिहास ज्ञात हो सका है, भारत में जन्मदिन मनाए जाने की परंपरा मौर्य शासकों ने प्रारंभ की। भगवत शरण उपाध्याय स्ट्रैबो को उद्धृत करते हुए लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना जन्मदिन प्रतिवर्ष बड़े पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया करता था। इसका रेफरेंस उन्होंने दिया है बृहद भारत का पेज नंबर 35 और 36, आप लोग जाके वो चेक कर सकते हैं। सम्राट अशोक भी ऐसा अपना वार्षिक जन्मोत्सव मनाया करता था, तथा इतिहासकारों ने संकेत किया है कि ऐसे ही वार्षिक उत्सव के दिन साल में एक बार कैदियों को मुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की। प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रश्न नंबर पेज नंबर 321। जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ वो बहुत रेयरली आपको मिलेगी कहीं। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखा करें। पूरे YouTube पर या पूरी वेबसाइट्स के ऊपर, यानी कि डिजिटल स्पेस के अंदर इस तरह का काम अभी तक कोई नहीं कर रहा है, तो थोड़े से इस काम की कद्र कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों से निवेदन है मेरा। सम्राट अशोक को अष्टमी के दिन से विशेष लगाव था, ऐसा संकेत मिलते हैं। उसने प्रत्येक पक्ष की अष्टमी के दिन बैल, बकरा, भेड़, सुअर और इस तरह के दूसरे जीवों को नहीं दागने का आदेश जारी किया था। पाटलिपुत्र की कथा, प्रश्न नंबर 152, यानी कि दागने से यहाँ शायद बलि देने का कुछ प्रक्रिया रही होगी, या तो फिर उनके ऊपर कुछ निशान बना देते होंगे जिसकी वजह से उन जानवरों को तकलीफ होती होगी। कुछ इस तरह का कंसेप्ट होगा, और उसको सम्राट अशोक ने रोक दिया था, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। पाटलिपुत्र के जिस वार्षिक उत्सव का जिक्र बड़े गर्व के साथ चीनी यात्री फाहियान 399 से 411 ईस्वी व चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता था। फाहियान ने लिखा है कि 20 बड़े और सुसज्जित रथों वाले विशाल जुलूस प्रत्येक साल निकाले जाते हैं, और दूसरे महीने की 8वीं तिथि को इन्हें शहर में घुमाया जाता है। ऐसे जुलूस और शहरों में भी निकाले जाते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, बीडी महाजन, प्रश्न नंबर 463। मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये जो बड़े बड़े जो रथ निकालने की जो प्रथा है, जो रथ यात्रा निकालने की प्रथा है, वो असल में मौर्य काल से शुरू हुई थी। असल में हमारे पुरखों ने शुरू की थी, और आज के समय में, या आज से कुछ हम 50 साल या फिर 100 साल पहले जाएं, या फिर 500 साल पहले जाएं, तो वहां पर इन रथों को हमारे ही लोगों को खींचने की परमिशन नहीं थी। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसको किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, किस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से लिखा गया है। फाहियान ने जिस वार्षिक उत्सव का अपने यात्रा विवरण में जिक्र किया है वह चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला अशोक अष्टमी है। अशोक अष्टमी का विस्तृत वर्णन हमें
कृत्या रत्नावली, कुर्म पुराण तथा व्रत परिचय में मिलता है। पुराण कोश पृष्ठ नंबर 36। जो अशोक अष्टमी जो आज की डेट में मनाई जाती है हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, वो हकीकत में सम्राट अशोक का जन्मदिन होता है, लेकिन उसको पिछले कई हजार सालों में विकृत करके हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग मनाना शुरू किया गया। उस तिथि को हिंदू लोग जो थे उन्होंने हत्या लिया। ऐसी बहुत सारी तिथियां हैं, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे साक्ष्य से मिलेंगे। मगर पौराणिक संदर्भों की अशोकाष्टमी में अशोक वृक्ष का महत्व स्थापित है। अब आप अशोक वृक्ष और सम्राट अशोक के बीच संबंध की जांच के लिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान का अध्ययन करें, जिसमें लिखा है कि नाम साम्य के कारण सम्राट अशोक को अशोक वृक्ष बहुत प्रिय था। या हाजिरी प्रसाद द्विवेदी की उस चवर धारणी याक्षिणी को याद करें जो मथुरा संग्रहालय में अशोक वृक्ष का पौधा लिए खड़ी है। ऐसे में साबित होता है कि चैत्र शुक्लाष्टमी को मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव अशोकाष्टमी मूलतः सम्राट अशोक का जन्मदिन है, जिसमें पुराणकारों ने सावधानी पूर्वक सम्राट अशोक को विस्थापित करके सिर्फ अशोक वृक्ष को जोड़ लिया है। इस तरह की राजनीति पिछले कई हजार सालों से होती रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे जो बहुजन तबके के तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बाबा साहब के उस सिद्धांत को भूल जाते हैं जो उन्होंने कहा था कि जो कौमें अपना इतिहास नहीं जानती वो कौमें इतिहास बना नहीं पाती। और इतिहास जानने के लिए किताबें पढ़ना पड़ती हैं, वो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर, यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। हालांकि यूट्यूब पर ये चीज़ आपको मिल रही है, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। मुझे थैंक्स बोला करो इस चीज के लिए कभी कभार। आई एम जस्ट किडिंग। इतिहासकारों को जानना चाहिए कि लोकमानस की वाचिक परंपरा में ऐसे तमाम तथ्य जिंदा रह जाते हैं जो तोड़ मरोड़ कर लिखे गए इतिहास में नहीं होते हैं। चैत्र शुक्लाष्टमी को मनाई जाने वाली सम्राट अशोक की अशोकाष्टमी उन्हीं तमाम तथ्यों में से एक है। रामनवमी को राम जन्मे थे और जानकी नवमी को सीता जन्मी थी, ये सब आपको ज्ञात है, इसीलिए इन अवसरों पर अवकाश भी है। मगर अशोकाष्टमी को सम्राट अशोक जन्मे थे, यह आपको ज्ञात नहीं है। यदि यह आपको ज्ञात नहीं है तो आपकी कमजोरी है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर लिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो कहना तो यही चाहते होंगे कि तुम लोगों ने जानबूझ के इस चीज को छुपाया है। ये ऐसा मेरा मानना है। भारत का लोकमानस तो हजारों सालों से अशोकाष्टमी मनाता रहा है। अशोकाष्टमी का जिक्र तो दर्जन भर पुस्तकों में दर्ज है। सबूत क्या चाहिए आपको? अशोकाष्टमी के दिन कौन पैदा हुआ था? सम्राट अशोक ही न पैदा हुए थे कि और कोई? पुराणों में तो लिखा है कि अशोकाष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की पूजा होती है। तब क्या इस दिन अशोक वृक्ष जन्मा था? ऐसा नहीं। ये मत कहिएगा कि कई अशोक हुए। भारत का इतिहास सिर्फ एक अशोक से गौरवान्वित है, वह है सम्राट अशोक मौर्य। अशोकाष्टमी निश्चित तौर पर सम्राट अशोक की जन्मतिथि है। इस अवसर पर अवकाश घोषित किए जाने के लिए बिहार सरकार को अवेश बधाइयां। ये चीज आप समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करिए पहली फुर्सत में। समझिए, इस चीज को शेयर करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर अपनी किताब सम्राट अशोक का सच्चा इतिहास में लिखते हैं कि गौतम बुद्ध का जमाना था, तब स्वतंत्र पशु चिकित्सालय नहीं था। तत्समय के मशहूर चिकित्सक जीवक थे, राजगीर में उनका चिकित्सालय था। अब बरहुत स्तूप पर उकेरे गए जीवक के अस्पताल का दृश्य देखिए। चिकित्सालय में औषधियां शिखर छीका पर टंगी हुई हैं। जीवक पेट का इलाज कर रहे हैं। संबंधित औषधियां सिलबट्टे से पीसी जा रही हैं। चिकित्सालय में बीमार पशु भी हैं। कराते बीमार पशुओं का अंकन बड़ा मार्मिक है। फिर सम्राट अशोक का जमाना आया। सम्राट अशोक ने पशु चिकित्सालय को मनुष्य के चिकित्सालय से अलग किया। आज की डेट में जो पशु चिकित्सालय और जो मनुष्य चिकित्सालय हैं वो अलग अलग हैं। तो उसकी शुरुआत हमारे सम्राट अशोक मौर्य ने की थी, हमारे पुरखों ने की थी। पर ये इतिहास क्या आप जानते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही ये तथ्य जानता होगा और मुश्किल से ही कोई विरला होगा जो इस तरह के तथ्यों को जानने की कोशिश करता होगा। दूसरे शिलालेख में लिखवाए कि मनुष्य चिकित्सा और पशु चिकित्सा, मैंने 2 चिकित्साओं को अलग अलग स्थापित किया। लाल घेरे में प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में लिखा है, मनुष्य चिकित्सा च पशु चिकित्सा। भारत के इतिहास में स्वतंत्र पशु चिकित्सालय खोलने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक भारत के ऐसे प्रथम पॉलिटिकल फिलोसोफर थे
जिन्होंने राजपद और शासन के आदर्श सबसे पहले लिखित रूप में जारी किए। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर जगह पर जनता की आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे रसोई घर में हूँ, चाहे अंतपुर में मैं सो रहा हूँ या उद्यान में हूँ, जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचाई जा सकती है। क्या आप लोगों को इतिहास में कोई ऐसा राजा देखने को मिलता है जो इतना इजीली एक्सेसिबल हो लोगों के लिए? वो तो राजा था और तब भी वो इतना इजीली एक्सेसिबल था। आज तो प्रधानमंत्री भी इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री छोड़िए, एक विधायक और सांसद इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। हमारी पहुंच उन तक इतनी सुलभ नहीं होती। लेकिन आज से हजारों साल पहले सम्राट अशोक लिखते हैं, लिखित आदेश देते हैं कि मैं हर वक्त हर जगह किसी भी कंडीशन में रहूंगा, तब भी जनता की बात सुनने के लिए उपस्थित रहूंगा। छठे शिलालेख में अशोक ने इतना ही नहीं बल्कि यह भी लिखवाया है कि मैं सर्वत्र जनता का काम करूंगा और सभी का हित मेरा कर्तव्य है। सम्राट अशोक का आदर्श वाक्य था कि सवे मुनि से पजा ममा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। कर्मचारी जनता के दुख और कल्याण का हमेशा ख्याल रखें। आश्चर्य इस बात का है कि अशोक ने अपने कई लघु शिलालेखों में अवसर की समानता की बात की है। सोचिए, उस समय अवसर की समानता की बात की जा रही है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको पॉलिटिकल फिलोसोफर कह रहे हैं। जो अवसर की समानता आजाद भारत में शुरू की गई, जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया, बाबा साहब ने शुरू किया, लेकिन उसके बीज कितने पुराने हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, बस हमें मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ है। इसका पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए अब बाबा साहब नहीं आने वाले हैं, काशीराम जी नहीं आने वाले हैं, फुले नहीं आने वाले हैं, कोई भी नहीं आने वाला। उसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी पड़ेगी। अचरज होता है कि आज से कोई 2,2500 साल पहले का कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो भी जो एक राजा हो, इस तरह की बात सोचता है। देश के यशस्वी सम्राट अशोक ने पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र में अभूतपूर्व मानदंड स्थापित किए, जिन्हें छूने के लिए अनेक राजा ललचाते रहे और छू नहीं पाए। इनकी जो सीमाएं थी वो भी बहुत ज्यादा विशाल थी, लेकिन वो आपको इजीली मिल जाएंगी, आप सर्च करोगे गूगल पे तो, इसलिए मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ।